बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सल शो के साथ कुछ अरसे के बाद मैं और रिमशा हाज़िर। तो कैसी हैं रिमशा, आप ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, आप सेहत कैसे ठीक है? हैं? शुक्र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ एक्सल शो भी काफ़ी दिनों से आया नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी ईद शीद ठीक गुज़री? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छी गुज़री, आपकी कैसे गुज़री? चलें ठीक गुज़री, शुक्र है अल्लाह का। नाज़रीन, आज हम बुनियादी तौर पे को एजुकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि को एजुकेशन के फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उसकी पाकिस्तान जैसे मुल्क में कहीं न कहीं एक्सेप्टेबिलिटी है और कहीं न कहीं उसकी मुखालफत भी है। हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में तो बिल्कुल एजुकेशन ही लड़कियों की ख़त्म कर दी गई और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस और मलाला यूसुफ़ज़ई और इस लेवल पे बात होती रहती है कि अमेरिका भी कहता रहता है, यूरोप भी कहता रहता है और हम भी कह रहे हैं अफ़गानिस्तान से, तालिबान से कि जी को ये एजुकेशन को बहाल किया जाए। लड़कियों की एजुकेशन को बहाल किया जाए। को एजुकेशन तो दूर की बात है, उन्होंने सिरे से लड़कियों की एजुकेशन को ही ख़त्म कर दिया, ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल मुआशी तौर पे जितना भी कमज़ोर मुल्क हो, लेकिन यहाँ पे को एजुकेशन भी है। शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पे एजुकेशन का मेयार भी ठीक है, स्टैंडर्ड भी ठीक है और चीज़ें भी बेहतर चल रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है एजुकेशन एक ऐसा फ़ील्ड है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये एक अफ़सोसनाक बात है। आज हम बात तो को एजुकेशन पे कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में आलमोस्ट 40-41% बच्चे वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सके। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सके या नहीं कर रहे, और 41% आबादी वो है जो एजुकेशन से ही महरूम है। अब तालीम नहीं होगी तो फिर रोशनी कैसे आएगी? तालीम नहीं होगी तो लोग तरक्की कैसे करेंगे? तालीम नहीं होगी तो मुआशी तौर पे हम कैसे तरक्की करेंगे? ये सारी वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे तालीम के साथ रिलेटेड हैं और उससे अगला स्टेप को एजुकेशन है। क्या को एजुकेशन के नुकसानात हैं यहाँ पे, चूँकि मजहबी तौर पे बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में ये समझा जाता है, हमारे जो राइट विंगर्स हैं वो ये समझते हैं कि को एजुकेशन से बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा बहुत कोई वज़न भी हो, लेकिन हकीकत बात ये है कि अगर इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा जाए तो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, यानी फ़वाइद ज़्यादा हैं और नुकसानात कम हैं। अगर फ़वाइद ज़्यादा हैं तो अल्टीमेटली, चूँकि लड़का और लड़की बुनियादी तौर पे तो इंसान ही हैं और वो बराबर भी हैं। ये भी एक अलहदा कंसेप्ट है, इसको भी कहीं न कहीं हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हकीकत बात ये है कि को एजुकेशन से बहुत सारे फ़वाइद इस सेंस में हैं कि एक ही प्रेमिसेस होता है और एक ही स्कूल होता है। वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे बैठ के जब तालीम हासिल करते हैं तो एक ही टीचर होता है। तो ये कास्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम भी है। और इसके अलावा लड़की और लड़के जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो उसकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस ख़त्म हो जाती हैं। वो जो जेंडर गैप जिसको कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है। मैं ये समझता हूँ, या आई एम श्योर कि रिमशा भी इसके साथ एग्री करेंगी कि बुनियादी तौर पे अगर इकट्ठे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं लड़के और लड़कियाँ, जहाँ पे कास्ट इफ़ेक्टिव है, वहाँ पे बहुत सारे जो अदरवाइज़ कंसेप्ट्स होते हैं और मिस कंसेप्शंस होती हैं एक दूसरे के बारे में बच्चे और बच्चियों को, वो भी ख़त्म हो जाती हैं और उनके जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो भी एड्रेस हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और जैसे मैंने पहले कहा कि रिमशा भी डेफिनेटली इस पे बिलीव करती हैं कि को एजुकेशन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आज हम नाजरीन इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिमशा, इस पे क्या आपका टेक है? वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करें चाहे चीन जाना पड़े। जब वो ये बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई तो बुनियादी तौर पे उसमें लड़के लड़की या जेंडर गैप की बात नहीं थी कि मर्द हजरात जाएंगे और ख़वातीन नहीं जाएंगी। और दूसरा ये है कि मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि जब खाना काबा में हज करने जाते हैं तो मर्द और ख़वातीन इकट्ठे हज कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इस्लाम ने तो बुनियादी तौर पे बराबरी का और इकट्ठे रहने का कंसेप्ट दिया है। मैं नहीं समझता कि इसमें ये जो हमारे राइट विंगर्स हैं या मौलवी हजरात हैं, ये इसकी मुखालफत क्यों करते हैं? क्योंकि यही मौलवी हजरात जब हज करने जाते हैं तो अपनी ख़वातीन के साथ और जो गैर ख़वातीन भी होती हैं वो इकट्ठे ही तवाफ़ कर रहे होते हैं,
इकट्ठे ही वहाँ पे ये सारी रसूमात अदा हो रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो यानी रहना, एक साथ काम करना, इकट्ठे इबादत करना, इकट्ठे एजुकेशन हासिल करना, वो तो उसी की एक्सटेंशन मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसमें कोई वज़न है कि जी को एजुकेशन गैर इस्लामी चीज़ है जैसे तालिबान ने किया हुआ है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मुझे जो उस दौर में जंगें भी हुई, वो उस दौर में भी यही हो रहा था कि वो जो सहाबी हजरात की जो ख़वातीन थी या हमारी जो दूसरी वो थी, वो भी बराबर उस वॉर में भी इवन वो हेल्प कर रही थी। इसका मतलब है कि जब जंगों में ख़वातीन अपने मर्दों को या अपने लोगों को जाके हेल्प कर रही थी, तो इस्लाम ने तो मना नहीं किया। और मैंने जैसे कहा कि जब खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं हम, जो हमारी यानी इस्लामी तालीम है या प्रैक्टिस है, तो उसमें भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये को एजुकेशन जो है बुनियादी तौर पे ये गैर इस्लामी चीज़ है ही नहीं सिरे से। पता नहीं ये लोग क्यों कहते हैं ये गैर इस्लामी है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आपके काफ़ी तफसील के बाद मैं यही कहूँगी कि आपने जो हज का ज़िक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हज किया था, तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि मर्द और ख़वातीन साथ साथ होती है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जो मर्द होते हैं वो अपनी जो महरम ख़वातीन होती हैं उनके प्रोटेक्टर्स होते हैं, वो उनकी देखभाल करती हैं, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब इस दौरान पे दूसरों पे नज़र जाती है ज़रूर, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ होती नहीं है कि आपने किसी को गलत नज़र से देखना है। इसी तरह को एजुकेशन भी यही है कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं होती कि यार कोई गलत भी सोच सकता है। हाँ, अलबत्ता बुराई हर जगह होती है, कोई ना कोई एक फैक्टर हो जाता है, उसको तो ख़त्म करना है। देखें, उस बुराई को अगर ख़त्म करना है जी, अगर आप इकट्ठे करेंगे। देखें, यहाँ पे जो लोग वैसे अदरवाइज़ ख़वातीन को देख के मर्द हजरात जो हैं या लड़के जो हैं लड़कियों को देख के जहाँ पे वो एक्साइटेड हो रहे होते हैं, यही लोग जब यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जहाँ पे लिबास भी बड़ा डिफरेंट है, उनका अपना कल्चर है, वहाँ पे तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही होती। आई एम श्योर के आप गई हैं या नहीं गई मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत ज़्यादा घूमा फिरा हूँ यूरोप में भी, अमेरिका में भी, बहुत सारी दुनिया में, चाइना में। यकीन करें इस तरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता वहाँ पे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती ही नहीं है ना, लोगों का माइंडसेट ही नहीं है। दूसरा ये है कि वो जो बात है ना कि ये गलत नज़र दौड़ाते हैं, फलाना करते हैं, ये गलत बात। मकसद ये है कि जब आप इकट्ठे उस माहौल में होते हैं तो फिर सारे एक जैसे हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसी फीलिंग्स ही नहीं रहती। बिल्कुल, मैं खुद को एजुकेशन से पढ़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नमल से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो पाकिस्तान में को एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। मैं ये मानती हूँ कि अब अगर कुछ ख़वातीन को इतराज़ हो भी सकता है कि हम को एजुकेशन में नहीं पढ़ते, उसके अलावा ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटीज़ अलग भी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इतराज़ होता है वो अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। लेकिन को एजुकेशन में जब बात आती है तो उधर भी लोग अबाया करके भी आते हैं, जिन्होंने पर्दा करना वो करते हैं, जो नहीं भी पर्दा करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। वो उनमें एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से वो बहुत ऊपर निकल चुके होते हैं कि उनके माइंड सेट्स इतने डेवलप हो चुके होते हैं, माइंड इतना डेवलप कि वो अपने गोल पे फोकस करते हैं, ना कि दुनियावी चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल सही है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में तो तकरीबन 70% को एजुकेशन है, और मैं ये समझता हूँ कि उस को एजुकेशन का डेफिनेटली जो लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे के साथ बैठ के अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके दरमियान डिस्कशंस हो रही हैं, तो हम अगर उस चीज़ को, वो जो मौलवी हजरात जो है ना हर वक्त वो सोचते एक ही बात है, तो उनकी बजाय वो तो एक दूसरे से, एक तो जेंडर गैप ख़त्म हो गया, और दूसरा ये कि वो वाली फीलिंग्स नहीं होती, वो फिर एज ए ह्यूमन ही एक दूसरे को इंसान के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। उनका ये इशू नहीं रहता कि जी हमने डेफिनेटली कोई गलत फीलिंग्स होंगी। और क्या हजरात से आपने एक जिक्र किया, थोड़ी सी फ़नी बात है, आते हैं मौलवी तारिक मसूद, वो अक्सर कहते हैं कि मैंने को एजुकेशन के सिस्टम को बहुत आसान कर दिया है। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है तो निकाह का पैगाम भेज दो, दूसरी पसंद आती है तो फिर भेज दो। ये भी डेफिनेटली भी एक उसका पॉजिटिव पहलू है। मैं समझता हूं पॉजिटिव पहलू है ना। को एजुकेशन इतनी बुरी नहीं है जैसा लोग, हमारा माइंडसेट लोगों ने बनाया था। ये बहुत बैकवर्ड अब सोच रह चुकी हुई है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है इस चीज़ से। तभी तो बाकी मुल्क जो होते हैं वो हमसे काफ़ी आगे हैं, और पाकिस्तान बहुत पीछे चीज़ों में फंसा हुआ है अभी तक, छोटी छोटी बातों को लेकर। अब जिस तरह तालिबान का आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान से उन्होंने फीमेल्स की एजुकेशन ख़त्म कर दी है,
मलाला का जिक्र किया, मलाला ने भी एक बैकवर्ड एरिया से थी, उन्होंने भी अपने हक के लिए लड़ाई की, अपने क्या दूसरी लड़कियों के लिए भी बहुत स्ट्रगल की, उस पे हम थोड़ी देर में आजकल वो क्रिटिसाइज हो रही है, इट डजंट मीन कि हम उनकी पुरानी कुर्बानियों को छोड़ दें। नहीं रिमशा, मैं आपको बताऊं कि जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो हमारे आप जैसे लोग नहीं कर रहे, ये वही तालिबान माइंडसेट है जिसकी वजह से ये सारी बैकवर्डनेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है ना उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये माइंड सेट ही अलग है। ये वो हिसाब है ना कि अगर आप खुद एक बिजनेस में आगे जा नहीं सकते तो दूसरों की भी टांग खींचते हैं पीछे से, तो एग्जैक्टली अब बात ये है कि ये माइंडसेट इसने तो हमारे मुल्क को बहुत पीछे ले गए हैं। देखें हमारे साथ के कंट्रीज़ जो हैं, लाइक मलेशिया है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यूएई है, और इसी तरह टर्की है। देखिए ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि जी ये एजुकेशन हासिल करनी है नहीं करनी, ये क्लब्स होंगे ये नहीं होंगे। देखें जिसने मस्जिद जाना है उसने मस्जिद जाना है, वो क्लब जाना है। अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें हम उसकी तरवीज नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत बात ये है कि को एजुकेशन अगर हासिल करते हैं तो बच्चे और बच्चियां एक दूसरे को समझने में वो ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। जैसे आपने वो मौलवी साहब का जिक्र किया कि अगर एक दूसरे को पसंद आते हैं तो वो ज़ाहिर है एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो एक दूसरे को पैगाम भी देते हैं और वो शादी भी कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। और इसी तरह ही सारी चीज़ें दुनिया में अच्छी बात है। आप किसी को जानते नहीं, एक अननोन बंदे से शादी करना बनिस्बत इसके कि आप किसी को जान के शादी कर लें, आपका थोड़ा सा माइंडसेट मिलता है या नहीं मिलता, वो बेहतर है। बल्कि इस्लाम का तो कंसेप्ट ही यही है। मैं जो समझता हूँ, मेरी नाकिस राय में, देखें जब ये कहा गया कि आपका निकाह या आपकी शादी उस वक्त हो सकती है जब आप आकिल और बालिग हों, और दूसरा ये है कि आप जो है ना यानी वो जाके पूछते हैं, लड़की से भी पूछते हैं, लड़के से भी पूछते हैं, 3 दफ़ा पूछते हैं कि जी आप एक दूसरे को एक्सेप्टेबल हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता ये जो हमारे बैकवर्ड सोसाइटी में है कि जी माँ बाप ने शादी कर दी और पता ही नहीं है। और इसका मतलब है कि इस्लाम का कंसेप्ट तो यही है कि आप एक दूसरे को मिल चुके हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे की आदत को जानते हैं, इसीलिए आप एक एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। ये नहीं, ये वाली जो ये शादी का कंसेप्ट है, मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लाम तो तरवीज ही इसी चीज़ की दे रहा है कि आप एक दूसरे को जानते हों, और को एजुकेशन में ये पॉसिबल है कि आप एक दूसरे को जानते होंगे। अदरवाइज़ अपने अपने घरों में, अब जैसे हमारे यहाँ तो है, अभी भी ये प्रैक्टिस है कि हज़ारों मील दूर जो है ना, या सैकड़ों मील दूर जो है ना, एक वो रिश्ता आ जाता है और माँ बाप जो है ना एक दूसरे से तय करना शुरू कर देते हैं। उसके पता नहीं एडवांटेजेस भी होंगे, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। बच्चों से पूछा ही नहीं जाता, जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है उनसे पूछा नहीं जाता। को एजुकेशन तो बहरहाल आपको कहीं ना कहीं रोशनी दे रही है, आपको एक दूसरे को समझने में मदद दे रही है आपको। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा भी होता है कि को एजुकेशन में गए हैं तो जरूर कोई ना कोई पसंद किया होगा। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा भी होता है। अगर नहीं पसंद करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर देखें आप आकिल और बालिग हैं और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपकी शादी होनी है, तो आपका क्या मसला है? आपको करना चाहिए। सर सोचते हैं ना, और समटाइम्स ऐसा होता है, मेरी नजर में मैं ये देखती हूँ कि सिर्फ कोई मुश्किल से 5% ऐसे लोग होंगे जिनकी आपस में शादी होती है, बाकी नहीं करते आपस में। बाकी नहीं करते, डेफिनेटली वो एक दूसरे को, जाहिर है उनकी अपनी जरूरियात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने इस लेवल तक नहीं गए, वो लोग तो यही सोचते हैं कि नहीं यार ये उधर गई है तो ये खराब भी होंगे, ये होंगे या वो होंगे। उनका माइंडसेट ही ऐसे है। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ को एजुकेशन तो एक खूबसूरत कंसेप्ट है जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्रोफेशनली आप बेहतर होते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करते हैं। जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो आपकी एजुकेशन का मकसद क्या है? एजुकेशन का मकसद तो दुनिया में एडवांसमेंट है, बहुत एडवांसमेंट है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लड़कों के मुकाबले में नहीं चलेंगे साथ, तो हमें लाइफ में अक्सर नहीं पता होता कि हमारे बाप या हमारे भाई जो हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई मर्द नहीं होता, तो इन ख़वातीन को आगे ज़िंदगी तो गुजारनी है। को एजुकेशन आपको वो सीख देती है कि आपने इन फ्यूचर अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करना है मर्दों के बीच में रहकर। लेकिन ये ऐसी सोसाइटी है रिमशा, मुझे आपका नहीं पता, आप क्योंकि शहर में रहती हैं, मैं बुनियादी तौर पे देहात का आदमी हूँ, और देहात में हमारे एक बड़ी अजीब सी बात है, आप सुन के नाजरीन के लिए भी इंटरेस्टिंग होगी कि आई एम श्योर कि जो देहात में रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि आपको पता है कि कोई बंदा किसी के घर जाए, और अब तो ये खैर फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, तो शायद ये वाला कंसेप्ट ना हो, पहले फ़ोन पे बात हो जाती है। पहले ज़माने में ये होता था कि फ़ोन नहीं होता था तो कोई किसी के घर चला गया, अगर वहाँ पे ख़वातीन है उस घर में और वहाँ पे कोई मर्द नहीं है, तो आगे से वो नाक जब
करते थे जाके दरवाजे पे, तो उनको कहा जाता था कि यहाँ कोई भी नहीं है। यानी ये अजीब सी निगेशन है कि वहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ कोई भी नहीं है। यानी कोई होने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हजरात ही कोई होते हैं, और इसीलिए एक बूढ़ी माँ भी उस वक्त अपने आप को सिक्योर फील करती है, या कोई भी माँ हो या बहन हो, जब उसके साथ कोई मर्द जो है ना, वो किसी भी शक्ल में, लड़का है तो वो फिर रहा है, उसका भाई है या बेटा है, तो वो बड़ा सिक्योर फील करते हैं। ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने ये कंसेप्ट्स ख़त्म ना किए तो हमारा मुल्क तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और खैर मुआशी तौर पे तो कुछ और हालात हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि 51% आबादी को आपने इसी तरीके से घरों में बिठा दिया, घर में भी वो काम कर रही हैं, उसकी भी एक वैल्यू है। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब तक एक्टिवली वो काम नहीं करेंगी उस वक्त तक आप मुआशी तौर पे भी तरक्की नहीं कर सकते, आप इकनॉमिकली तरक्की नहीं कर सकते। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उन्होंने तो हमेशा मर्द और हजरात दोनों ने काम किया और बराबर काम किए। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी चीज़ें, उनकी प्रोफेशनली चीज़ें इस तरह होती हैं कि वो सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, इसीलिए ये उनकी इकानमी भी बेहतर है, उन्होंने तरक्की भी की है। हमारे जैसा मुल्क जिसने 50-51% को अगर बिल्कुल आइडल बिठा दी है, या ये है कि उसको उसी काम पे भी नहीं ला रहे, सिर्फ और सिर्फ घर के काम, घर का काम कितना है, 15-20% डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन उनकी जो तादाद है, जितनी उनमें इस्तेदाद है या उनमें कैपेसिटी है, उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रही होती। बिकॉज इवन वही बात आ जाती है जैसे आपने बात किया है 50 to 51% आइडियल हम लोग बैठ जाते हैं। ख़वातीन की कुछ बात है कि लेकिन ख़वातीन काफ़ी शार्प माइंडेड होती हैं कि अगर हम लोग प्रॉपरली तौर पे उनको आगे लेकर चलें तो इवन को एजुकेशन हो या बिज़नेस के हवाले से हो या किसी भी चीज़ के हवाले से हो, ख़वातीन को आगे लेके चलें तो पाकिस्तान आज शायद इन क्राइसिस में ना हो। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो हमारे यहाँ भी देखा गया है कि बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और वो एजुकेशन के हवाले से आप देखें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं, अब तो सिविल सर्विस में भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं और वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बुरा नहीं परफॉर्म कर रही हैं। देखिए अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं, ये हम नहीं कह सकते 100%, लेकिन अक्सरियत की बात हो रही है, मेजॉरिटी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और ये एजुकेशन में भी मैंने देखा है कि मेडिकल कॉलेजेस हों या अदरवाइज़ दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजेस, वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी बहुत बेहतर आते हैं। आजकल जो आपने देखा होगा रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छी पोजीशंस ले रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि बेसिकली अल्लाह ताला ने तो सबको इस्तेदाद एक जैसी दी है, मर्द हो या ख़वातीन हो, लेकिन हकीकत बात ये कि हमने डिस्क्रिमिनेशन करके ना उनको कहीं से कहीं पहुँचा दिया। अभी आपने मेडिकल का जिक्र किया तो इस हवाले से मुझे एक एग्जाम्पल याद है कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी कि नहीं बनना चाहती थी? पहले ये सब बनना तो चाहती थी लेकिन मैं डरती भी होती थी। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि मुझे जरा ब्लड देख के डर लगता है। आप जो है ना वो डॉक्टर नहीं बनी, आप एंकर पर्सन हो गए। एंकर पर्सन हो गए, बस जितना नसीब हो वही बात होती है। अब मैं मेडिकल की ही बात कर रही थी कि बहुत सारे जो बैकवर्ड माइंडेड लोग होते हैं जो औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ होते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब मेडिकल इशू होता है, कोई भी ख़वातीन के हवाले से हो, कोई गायनी का इशू है या किसी चीज़ का इशू है, तो इवन बेबी बर्थ की बात करें तो उन्हें फ़ीमेल डॉक्टर्स चाहिए होती है। जब उन्होंने लड़कियाँ पढ़ानी ही नहीं है तो वो डॉक्टर्स कहाँ से बनेंगे? डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? तो फिर मेल्स को क्यों नहीं आप लेते? नहीं, ये हम तो बुनियादी तौर पे हमारा तो थीम ही आज के प्रोग्राम का यही है कि देखिए को एजुकेशन जो है आपको बहुत कुछ देती है, जहाँ पे आपको प्रोफेशनली वो बेहतर करती है, जहाँ पे आपकी वो जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर होता है, जेंडर गैप ख़त्म होता है। इसी तरीके से हम एडवांटेजेस देखें तो ज़ाहिर है नेचुरली एक रेस्पेक्ट भी एक दूसरे की शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ पता नहीं अजीब व गरीब कंसेप्ट लेके हमारी जैसी सोसाइटी देखें, सबसे पहले ये शुरू को एजुकेशन जो शुरू हुई है वो यूरोप में और अमेरिका में शुरू हुई है। ये वही कंट्रीज हैं जो आज भी जिन्होंने इन्वेंशंस भी की हैं, सब कुछ किया है और बहुत आगे चले गए। इवन को एजुकेशन तब से शुरू है जब से पाकिस्तान बना भी नहीं था। एग्जैक्टली देखिए सर सैयद अहमद खान सबसे बड़ा हामी था इस को एजुकेशन का, इंग्लिश मतलब तालीम हासिल करने का। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये है कि आप ज़माने के मुताबिक नहीं चलेंगे और अगर डिस्क्रिमिनेशंस करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते।
तो मेरा ख़्याल है कि हमारा तो जो या क़ायद आज़म की मिसाल ले लें तो वो तो वैसे भी को एजुकेशन में पढ़ा और बाहर भी जाके तालीम हासिल करता रहा। तो हमारी तो जो बेसिकली असास है, बुनियाद है, वो तो इस चीज़ पे लिबरल कंसेप्ट पे थी कि पता नहीं अब इसको लिबरल कहना चाहिए या ये नॉर्मल कंसेप्ट्स इनको कहना चाहिए एज़ कंपेयर टू, क्योंकि लिबरल इसलिए कह रहे हैं कि ये लिबरलाइज़ कर दिया है हमारे मौलवी हजरात ने कि जी ये तो कोई पता नहीं सेकुलर लोग हैं, ये कोई लिबरल लोग हैं, जैसे एज़ इफ़ ये तो कोई गाली बन गई है। हालांकि यही वो रोशन ख्याल लोग थे जिन्होंने बुनियादी तौर पे चीज़ों को उस नज़र से देखा है जहाँ पे जाके चीज़ें जो है ना वो प्रोग्रेसिव हो जाती हैं, तरक्की करती हैं, लोग जो है ना तरक्की करते हैं। तो मैं एडवांटेजेस बता रहा था, तो आप एक जेंडर फियर जो है वो भी ख़त्म होता है को एजुकेशन से, एक नेचुरल रिस्पेक्ट शुरू होती है, एक हेल्दी कंपटीशन शुरू होता है। तो मेरा ख्याल है कि डिसएडवांटेजेस देखें तो उसमें सबसे बड़ा यही है कि पर्सनल फीलिंग्स और चीज़ें अनएथिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा जो बेहतर जो कंसेप्ट है वो ये कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम हैं। बिल्कुल है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ ख़वातीन मतलब होती भी हैं कि जिनको नहीं अच्छा लग रहा होता, कुछ के साथ वाकई कुछ गलत मिसहैप्स वगैरह होते हैं, फिर वो चीज़ें उनके ख़िलाफ़ चली जाती हैं कि को एजुकेशन नहीं करनी चाहिए या को जगह काम नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, देखें रिमशा, बात ये है कि फिर यहाँ पे अलहदा हमारे ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो वो तो अलहदा तालीम दे रही है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वो भी अलहदा शायद उन्होंने किया हुआ है। वो अगर इकट्ठे देते भी हैं तो दरमियान में पर्दा लगा देते हैं जी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेजेस भी हमारे यहाँ अलहदा हैं। अब ये पसंद नापसंद हर बंदे की अपनी है। अगर कोई लड़की या ख़ानदान पसंद नहीं करता तो वो उन तालीमी इदारों में वो कर सकता है। हम तो आज ये बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे इसके फ़वायद क्या हैं। वो तो ठीक है, अलहदा तो सेग्रीगेशन जो है वो हमेशा रही है, और वो अगर कोई पसंद नापसंद है तो ज़ाहिर है मेरी पसंद और आपकी पसंद में बहुत फ़र्क हो सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या हम इकट्ठे एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे को समझने में हमें मदद नहीं देती? क्या ये इंक्लूसिव जो ग्रोथ जिसको कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बुनियादी तौर पे क्या होती है? या हम हमेशा ये मिसाल देते हैं कि जी इंक्लूसिव पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। अब देखें जनरल मुशर्रफ ने एक अच्छा काम किया, उसने कहा कि जी ख़वातीन चूँकि पाकिस्तान में बैकवर्ड हैं और वो उनको इस पूरे ग्रोथ प्रोसेस में हमें शामिल करना है, इसलिए हमें जो है ना पार्लियामेंट में लेके आना है ख़वातीन को, ताकि उनकी आवाज़ ऊपर आ सके। तो उसने एक 20% का कोटा रख दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें वो हालांकि ही वाज ए डिक्टेटर, उसके बावजूद एक अच्छा काम कर गया। तो हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी उसको कंटिन्यू रखा। 18वीं तरमीम में भी उसको इंश्योर किया गया। तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे जो अच्छा काम है वो ये है कि आपने पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। और पार्टिसिपेशन बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे ये कहते हैं कि जी वो एक दूसरे को फीलिंग देखें, यहाँ पे तो वेस्ट में भी देखें या इधर मुझे नहीं पता कि ये बहुत सारे LGBT टाइप ग्रुप बने हुए हैं। अब बात ये है कि क्या इस बेस पे हम एजुकेशन के काज को ख़त्म कर दें? क्या एजुकेशन को कॉज को हम क्यों ख़त्म करें? देखिए आपने जैसा जिक्र किया LGBT का ग्रुप बने हुए, इधर भी बने हुए पाकिस्तान में भी मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी चीज़ को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं होता। उनको सही और गलत की बुनियादी फ़र्क बताती है। कोई एजुकेशन में होते हुए वो उन्हें बताती है कि या ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, और आपने इन सब के साथ कैसे चलना है। अब आप एक ही जगह एक ही पर्सन के साथ रह के एक सेम अट्रैक्शन के साथ आप नहीं रह सकते। ये इवन इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है कि आप सेम अट्रैक्शन के साथ रहें। तो मकसद ये है कि ये जो हमारे स्कूल्स हैं, अब तो ज़ाहिर है खैर हम वी आर लकी कि बुनियादी तौर पे हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे हमें तो ये एडवांटेजेस हासिल हैं। ज़ाहिर है हमारे देहात को जहाँ पे
आलमोस्ट 60% आबादी हमारी रहती है, वहाँ पे ये नहीं है तो वो ज़ाहिर है अलग-अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कम से कम एक चीज़ तो वो जो मलाला यूसुफ़ज़ई का भी हम ज़िक्र करेंगे, वो इस पे यानी ज़ोर देती है कि वहाँ पे कम से कम ये फ़ीमेल्स के या बच्चियों के स्कूल होने चाहिए, वो इंश्योर करें। मैंने देखा है कि देहात में, मैं जैसे पहले भी बता रहा था, यकीन करें 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर जो है वो स्कूल हैं, और वो जो वालिदैन हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, जो रोशन ख्याल हैं, वो बुनियादी तौर पे उसके लिए जा रहे होते हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़ोर दे, क्योंकि हमारा तो 2-2.5% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन पे टोटल खर्च होता है, जबकि जो हमें ज़रूरत है, जितनी हमारी इलिटरेसी या लिटरेसी रेट है, उसके मुताबिक देखा जाए तो मैं समझता हूँ 8-9% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए। और उसमें वो फिर को एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज हम एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन बेसिकली। ज़रूरी है, लेकिन आज हम को एजुकेशन इसलिए लेके बैठे हैं कि उसी की एक स्पेशलिटी आगे देखें। तो हमने देखा है कि यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, जहाँ पे को एजुकेशन थी, वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा तरक्की की है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ थी उनकी, इंक्लूसिव एजुकेशन थी। और वो ये नहीं है कि उसकी वजह से कोई मुआशरे ख़राब हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। ये सारा दिन हमारा माशरे को जो इवन अनपढ़ तरक्की मौलवी, मिली है सर। मैं बता रहा था रिमशा, हमारा जो अनपढ़ मौलवी जो है, वो ये सारा दिन तबलीग करता रहता है बेस बना के हमारे मज़हब की, इस्लाम की। हकीकत बात ये है कि इस्लाम में तो जैसे मैंने शुरू में ही अर्ज़ किया, औरतों की बुनियादी तौर तालीम पे पे ऐसा कोई ममानियत नहीं है। कंसेप्ट नहीं है। ये बड़ी गलत चीज़ है कि ये क्यों डिस्करेज करते हैं, इस बात की मुझे तो समझ नहीं आती। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये यानी मौलवी हजरात जो है ना, ये सही बातें कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो फिर हमारे मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की? हमारी जो 50% आबादी है वो आइडल क्यों बैठी हुई है? वो गरीब जो है ना, काम कम, यकीन करें मेरी वाइफ ने कहा कि मैंने जो है ना वो कोई पढ़ाना है, कोई काम करना है। मैंने कहा क्या काम करना है? तो कहती है कि एजुकेशन में मैं कर लेती हूँ। मैंने उसको स्कूल खोल के दिया, तो वो एजुकेशन ज़ाहिर है उसने, यानी ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी काम करना चाहती हैं, उनका भी मकसद है कि वो कोई ना कोई बाहर निकलें और काम करें। ये किस वक्त मुआशरे में आम होगा और मुआशरे में वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा? कब ये होगा कि लोग जो है ना एक दूसरे को डिफरेंट मखलूक समझने के बजाय अपने में से समझेंगे। जब ये आपस में इकट्ठे होंगे और इकट्ठे कर रहे होंगे, तो वो जो है ना उस वक्त जाके एजुकेशन मतलब वो वाला कॉन्फिडेंस व प्रोफेशनलिज्म आएगा, और एक दूसरे को डिफरेंट और अजीब सी मखलूक नहीं समझेंगे जब वो इस तरह की एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब आपने अपनी वाइफ का ज़िक्र किया कि आप स्कूल लेवल पे हैं, तो मैं ज़िक्र करती चलूँ कि मेरी वालदा भी टीचिंग करती रही हैं। उन्होंने माशाल्लाह 21 साल टीचिंग की है, माशाल्लाह। तो हेड रिटायर हुई थी वो। तो उसके अलावा वो बेसिकली वो एक गर्ल्स स्कूल्स की टीचर रही हैं। तो उन्होंने मुझे को एजुकेशन पढ़ाया। उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं, इवन मेरे वालिद साहब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते थे कि मैं बड़े से बड़े जगह पे जाऊं और पढूं। उन्होंने डिफरेंस मुझे ये सिखाया कि जो गर्ल्स उनके स्कूल में थी ना, उनका माइंडसेट ज़्यादा था बनिस्बत, जैसा आज को एजुकेशन को बुरा भला कहा जाता है कि मतलब अट्रैक्शन है ये, तो बल्कि फ़ीमेल स्कूल्स में ज़्यादा अट्रैक्शन थी। क्योंकि जब आपको एक चीज़ मुहैया नहीं होती तो आपको एक शौक होता है कि यार मैं ये चीज़ ट्राई करके देखूँ ये आखिर है क्या ऐसी। और जब को एजुकेशन की बारी आती है, आपके पास वो चीज़ मौजूद है, तो आपको पता होता है उस चीज़ को फेस करके अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे निकलना है। एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि बल्कि हम दोनों का इस पे कंसेंसस है कि बुनियादी तौर पे एक नंबर 1 ये है कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट की और लोगों की वो एजुकेशन है। एजुकेशन हर सूरत में हासिल होनी चाहिए, और उसके लिए वो जो बजट है उसको बढ़ाना चाहिए। नंबर 2 ये है कि ये कम से कम को एजुकेशन अगर करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं। रिमशा और मैं आज डिस्कस ये कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे को एजुकेशन जो है उसके फ़वाइद क्या हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह पे को एजुकेशन ज़रूरी कर दी जाए, लेकिन हम देख ये रहे हैं, हमारा थीम ये है कि अगर को एजुकेशन को आम किया जाए तो उसके फ़वाइद क्या हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ पे बेसिकली को एजुकेशन की वजह से
एक इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट आया, इंक्लूसिव एजुकेशन का आया, और उसके बाद वो जो हमारे अजीबो गरीब कंसेप्ट होते हैं एक दूसरे के बारे में, वो भी ख़त्म हो गए, और वो जो यानी जेंडर गैप है वो भी ख़त्म हो गया। और जेंडर गैप के ख़त्म होने के बाद मर्द और हजरात, लड़के और लड़कियां बराबर की एक तो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप 100% सोसाइटी को किसी काम में, किसी प्रोफेशन में लगा रहे हैं। हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है या फीमेल्स की है, तो वो बुनियादी तौर पे एक लिहाज से हम उनको सेग्रीगेट करके उनका जितना फ़ायदा हो सकता है वो हमारी जैसी ज़हीन है, हमारे से बल्कि ज़्यादा ज़हीन है। जो रिज़ल्ट्स बताते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उनको ज़रूर इसमें शामिल करना चाहिए, और को एजुकेशन इस पर बार नहीं है। जी रिमशा सर, अभी आप ज़हीन की बात की, वैसे ही एज अ फ्रेंड्स मेरे अक्सर बातें चलती थी, तो मैं भी क्लास में ज़रा टॉपर रहती थी को एजुकेशन के इस टाइम पे। तो मेरे दोस्त वगैरह सारे मुझे कहते थे इतना पढ़ के तो इतने नंबर लेके तुमने क्या करना है, हम 2 GPA लेके ना तुम लोगों से ज़्यादा आगे चले जाते हैं, और लड़कियां जो है ना वो 4 लेना क्या होता है, मतलब ये है कि आप ज़ाहिर प्राइड फील करते हैं, आपके इसका मतलब है नॉलेज ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, आप अच्छा फील करते हैं। हर बंदे की एक रिकग्निशन है ना सर, बस एक खुशी होती है। लड़कियां अगर इसको प्रॉपरली तौर पे इस्तेमाल करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। अब जैसा मैंने जर्नलिज्म के अंदर ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, तो अब आज मैं मीडिया चैनल के ऊपर बैठी हुई, इन केस हो भी सकता है कि मैं घर बैठी होती तो वो जो मैंने इतनी एजुकेशन और इतना पैसा भी खर्च इन्वेस्ट होता है ना, एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। सही बात अगर आप, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप जॉब नहीं करते ना, इवन गर्ल्स हों, मेल्स को तो लाजमी होता है जॉब या बिजनेस, लेकिन अगर गर्ल्स जॉब नहीं करती तो लोग अक्सर कहते हैं कि इतना पढ़ के तुमने क्या किया। जो पढ़ाई हम करते हैं ना वो बेसिकली हमारी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए होती है। एग्जैक्टली, ये तालीम तो आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, आपका जो रोशनी होती है, जो आपका यानी ब्रेन होता है, जो आप सोचते हैं, आप दुनिया अच्छा को बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप देखते हैं, बहुत अच्छी आपको समझ आती है कि आपने दुनिया, बेशक आप नहीं वर्किंग वुमेन नहीं है, लेकिन आपको एक ग्रूमिंग पर्सनैलिटी का पता होता है, दुनिया की रख रखाव का पता होता है। आप किसी महफिल में बैठते हैं तो आपको महफिल के अदब अदाब पता होते हैं कि आपने बेसिकली एजुकेशन से हमने जो सीखा होता है वो ये होता है। मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि तुमने इतना पढ़ा है तो तुम करती तो कुछ नहीं हो। वो मुझे कर भी लूँ ना, वो कहते हैं तुम करती तो कुछ नहीं हो। तो मेरी मामा ने अक्सर यही जवाब देती है कि मैंने इसको इसके पाँव पे खड़े होने के लिए पढ़ाया था, ना कि दुनिया में आगे ताकि अपने पैसा कमाने के लिए और पैसे की धौर में पैसा जाने के लिए। तो देखे ना वो आ जाता है जब आप कोई काम शुरू करते हैं, जब आप जाहिर है आपके पास अगर नॉलेज है, इल्म है, इंफॉर्मेशन है, तो उसके वजह से ही आप तरक्की करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप या किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं। चीज़ मुझे पर्सनली खुद जो बुरी लगती है वो ये है कि आप इतनी तालीम लेने के बाद जब कंपनीज उन तालीम याफ्ता लोगों को 20-25 हज़ार की जॉब ऑफर करती है ना, तो दिल बड़ा दुखता है। इतना पैसा लगा के, इतना कुछ करके। ये वो अनफॉर्चुनेट है। हमारा मुल्क जो है ना, वो जिसका हम रोना रोते रहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका, और तरक्की न करने की वजह से मुआशी तौर पे पीछे रह गया, और उसी वजह से हमारे ये जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये जो वेजेस की आप बात कर रही हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए ब्रेन ड्रेन होता है कि यहाँ से आपको पता है कि आजकल अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे बड़े मुश्किल हालात मुआशी तौर पे चल रहे हैं, तो नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी मायूस है, और वो इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं बाहर जाने के लिए, और वो कोई भी कास्ट देने को तैयार हैं। पिछले दिनों में आप अब इतने पढ़े लिखे लोग अब जब बाहर जाते हैं वो मजदूरी करते हैं। बेसिकली हमारे मुल्क में उसको एक अच्छा तबका नहीं समझा जाता, मजदूर को एक बिजनेसमैन या पैसे वाले को ही अच्छा समझते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग भी, इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तक बाहर जाकर मजदूरियां कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर किसी के पास इल्म है, किसी के पास तालीम है, तो फिर बाहर भी जाके इनिशियली अगर वो मजदूरी भी करता है तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं वो एडजस्ट भी हो जाता है। मैं आपको बताऊं, उसको वो तालीम जो है ना, वो तो ज़ाहिर है इंसान को इंसान बनाती है, और वही रोशनी देती है। उसी से ही आपको, आज मैं और आप अगर कहीं पे बैठे हैं तो बुनियादी तौर पे तो तालीम की वजह से बैठे हैं। क्या यहाँ पे कोई अनपढ़ आदमी आके बैठ के हमारी और आपकी तरह ये प्रोग्राम कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके पास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो लोग सोचते हैं यार क्या बैठ के बस
बस बोल रहे हैं ना, हम तो बात हम भी कर नहीं, सकते ये हैं। बोलना जो है ना, ये जो सीपीयू है ना, इसको ठीक इसके करने के पीछे लिए इतने इसके सालों की पीछे वर्किंग है। एक वर्किंग है, उसका नॉलेज है, इल्म है, तालीम है, उसके बगैर तो नहीं हो रहा होता। ये तो ऐसे ही कोई बंदा कहने को देखें, वो कहते हैं ना, किसी ने वो तस्वीर बना दी, उसने कहा इसमें क्या क्या गलती है तो बताएं, तो वो जो सबने है ना, गलतियां सबने निकाली गलतियां निकाल दी। जब उसने कहा इस गलती को ठीक करें, तो तो कोई फिर भी कोई नहीं है। तो वो ये तो उस वक्त होगा जब कोई बंदा जो है ना उधर बैठ के कैमरे के सामने जो है ना हम और आपकी तरह कोई प्रोग्राम कर रहा होगा, फिर उसको पता चलता है कि यार ये कितना डिफिकल्ट है। ये ऐसे भी नहीं है कि बस ऐसे 2 मिनट में आए और बोलना शुरू कर दिया, जो दिल में आया बोला। इस तरीके से तो देखें, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बुनियादी तौर पे जो लीडर्स बनते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात कर रहे होते हैं। उनका जो नॉलेज होता है, इल्म होता है, चाहे दुनियावी हो या दीनी हो या कोई भी हो या पॉलिटिक्स का हो, तो बहरहाल वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा होता है। ऐसे तो नहीं होता कि हर बंदा लीडर नहीं होता, हर बंदा एंकर नहीं होता, हर बंदा जो है वो प्रोफेशनल नहीं होता, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि तालीम बड़ी बुनियादी चीज़ है, और उसी से ही तालीम के साथ साथ ना आपका अक्ल व शऊर भी होता है कि अब समटाइम्स होता है लोगों के पास तालीम तो बहुत होती है, लेकिन उनसे कम पढ़े लिखे लोग अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं। हाँ, उसका ये एक और चीज़ है, वो बिल्कुल अलहदा टॉपिक है, उसको किसी बार डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मूड ये है रिमशा कि हम डिस्कस करें कि ये जो तालिबान हैं और ये जो अफ़गानिस्तान है और यहाँ पे जो चेंजेस आई हैं, और जिसके लिए मलाला यूसुफ़ज़ई भी परेशान है, यूनाइटेड नेशन भी परेशान है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड है यानी अमेरिका, यूरोप या इवन हमारे जैसे कंट्रीज़, पाकिस्तान भी बहुत कंसर्न्ड है। वो ये है कि वहाँ पे को एजुकेशन तो दूर की बात है, एजुकेशन एजुकेशन ही नहीं को, है। लड़कियों की एजुकेशन को बैन कर दिया गया है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये पता नहीं कौन सा इस्लामिक कंसेप्ट है। हम ऑलरेडी ये तो चूँकि बहुत सारा डिस्कस कर बैठे हैं कि जी इस्लाम में मना नहीं है, एजुकेशन भी मना नहीं है और को एजुकेशन भी मना नहीं है। लेकिन ये है कि ये अफ़गानिस्तान ये कौन सी सरज़मीन है जो आज 1400-1450 साल बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पढ़ने के लिए जो है ना तरगीब दी। हमारा तो दीन मज़हब जो है वो पढ़ने की तरगीब देता है, सलामती की, सिक्योरिटी की ज़मानत देता है। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से यानी कहाँ से ये अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं, या इनको कहाँ से ये पता चला है कि जी तालीम ही सिरे से लड़कियों को नहीं देनी, उनको अनपढ़ रखना है। क्या अनपढ़ रखने से दुनिया में तरक्की हो सकती है? बेसिकली वो लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम इतना सख्त मज़हब है। मेरे ख्याल से इस्लाम दुनिया का सबसे लिबरल मज़हब है, हर चीज़ की उसने आज़ादी दी है, कुछ कायदो कवानीन के में रहते हुए, लेकिन सही उसने बात है। हर चीज़ की आज़ादी दी है। तो अब तालिबान का जिक्र करें, अब तालिबान एजुकेशन नहीं देते फीमेल्स को। उनका माइंडसेट अब देखें ना, एजुकेशन ना होने की वजह से माइंडसेट क्या है, मारना है, पीटना है, ये करना है या वो करना है, दुनिया नहीं, को तबाही की तरफ लेके जाने कोई का कोई माइंडसेट जो है। है ना वो नहीं कर सके। मुझे कोई बता रहा था, इनका माइंडसेट देखें कि किसी ने किसी अमरीकी से कहा, इन्हीं के लीडर में से, तालिबान के किसी लीडर ने, देखें हमने आप लोगों को मार मार के यहाँ से भगा दिया है। तो उसने कहा कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में या दुनिया में ये बच्चे और बच्चियाँ जो गदागरी कर रहे हैं, क्या ये अमरीकी हैं या अफ़गानी हैं? तो इसी से पता चलता है कि कौन यानी तरक्की कर गया है या कौन बेहतर है और कौन बुरा है। बात ये नहीं है कि आपने मार मार के भगा दिया है। ये शिवल्री का दौर जो है ना वो ख़त्म हो गया है। ये अक्ल व दानिश का दौर है, और अक्ल और शऊर के साथ ही आपने तरक्की करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है बग़ैर देखे सुने और इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएं। हमारी तो यही वो होगी, इनको इस्तदाई की जा सकती है। बाकी तो उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के मालिक हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान भी कंसर्न है, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है और इस्लामी मुल्क है, और हम डायरेक्टली इफ़ेक्टेड हैं। वो जो टीटीपी और सारे यहाँ पे वारदातें करते हैं, हमारी सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे स्कूलों को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी एजुकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। तो उसी से मुझे याद आया कि हम वो कह रहे थे कि मलाला यूसुफ़ज़ई का एक केस जो है वो बड़ा डिफरेंट सा है। हिस्टोरिकली अगर देखें 2014 में शी गॉट नोबेल प्राइज़। वो 17 साल की थी और यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट है वो दुनिया में। हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए। वो जो आप बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग आज भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो बुनियादी तौर पे ये वही माइंडसेट है तालिबान वाला जो अपने मुल्क में बच्चियों को एजुकेशन नहीं देना चाहते। और मैं ये समझता हूँ
कि देखें वो शी इज़ द बिगेस्ट एडवोकेट फॉर द एजुकेशन। उसने एजुकेशन के अलावा कोई बात नहीं की है। वो कहती है कि बच्चियों की, आज भी वो अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, बच्चियों की एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसने एक फ़ंड कैम्प किया है और उसके लिए वो कर रही है। तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मेरी समझ से बालातर है, तो मुझे ये नहीं समझ वही आता। ना, अभी आपने जिक्र किया तालिबान वाली सोच है कि ख़वातीन को पढ़ाना ही नहीं है। वो उसने कोई बुरी चीज़ तो चाहिए नहीं थी, इवन को एजुकेशन तक उसने चाहिए नहीं थी। उसने जस्ट एक औरतों के सिर्फ एजुकेशन की बात की है एजुकेशन की, उसने। औरतों की पढ़ाई के हवाले से बात की थी। तो आज वो बाहर तो निकल गई हैं, लेकिन पीछे उनके बैकग्राउंड में कुछ % ही हुआ है कि उनका असर हुआ है। बाकी मुल्क पे जो लिबरल लोग थे, जिनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आज भी उनके बैक पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इवन ख़वातीन को फिर भी एजुकेशन हासिल करने की नहीं, इजाज़त नहीं हमारे दी यहाँ जा मैंने रही है। देखा है कि बुनियादी तौर पे जनरल ज़िया और उसके बाद एक जो हमारा तालीमी निज़ाम आया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं रिमशा के, जिसमें लोगों का माइंडसेट चेंज किया गया है। आपको पता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो निसाब है, जो हमारी तालीम चल रही थी, ये यानी मुझे अभी भी याद है, हम जब छोटे होते थे तो हमारा जो वो एजुकेशन थी, उसमें एक सब्जेक्ट दीनियात होता था, यानी दीन की की बात तालीम है। के मुतालिक होता था। उसके बाद उसको दीनियात को ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह इस्लामियात आ गया। तो ये अच्छा, ये जो यानी इसी तरह अल्फ़ अल्लाह और इस तरह सारी चीज़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन हकीकत बात ये है कि ये तो आजकल किताबें भी आ गई हैं, सारे चीज़ों का पता चल चुका है। ये निसाब कौन बना रहा था? निसाब अमेरिका में बन रहा था। ये जो हम सारा दिन बड़ी बहस करते हैं, ये जी इजरायली लॉबी है, ये वहाँ क्रिश्चियंस और यहूदी बैठ के हमारे पाकिस्तान का निसाब बना रहे थे। और वो निसाब यहाँ पे आ रहा था किस पर्पज़ के लिए? क्योंकि एक बिगर वार ये थी कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे इस्लामी कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट करना है, लोगों को एज ए फ्यूल यूज़ करना है, लोगों को एज ए फर्नेस यूज़ करना है, लोगों को यानी वो उस जंग में झोंकना था। तो उनको बैकवर्ड बनाने के लिए वो निसाब आए, जिसमें तालीम को रिग्रेसिव कर दिया गया, उसको प्रोग्रेसिव रहने नहीं दिया गया, जिसका नतीजा आज जो है वो तालिबान की शक्ल में है। उसका नतीजा हमारे ये जो तालिबान माइंडसेट है उस शक्ल में है। अब देखें, मलाला यूसुफ़ज़ई उस ज़माने में 2008 में भी जाके मैं पढ़ रहा था कि वो पेशावर प्रेस क्लब में वो एक तकरीर उसने की, हाउ डेयर द तालिबान टेक अवे माई बेसिक राइट टू एजुकेशन। बात तो सही है, तालिबान को ये क्या हक पहुंचता है कि वो मेरी बुनियादी जो तालीम है, एजुकेशन जो है, उस राइट को वो स्नैच करें, क्योंकि वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ ए राइट नॉट ए प्रिविलेज। ये तो बुनियादी तौर पे मेरा हक है, मैं पैदा हुआ हूँ इधर, मैंने हासिल करना है, मुझे इस्लाम ने भी यही सिखाया है, मुझे दुनिया ने भी यही सिखाया है। तो ये मेरे उसको क्यों छीनना चाहते हैं, मेरे इस हक को? तो मैं ये समझता हूँ कि उसने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया है, अब आज भी कंट्रीब्यूट कर रही है, इसीलिए दुनिया में वो है। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसमें मैं समझता हूँ एक रीज़न हमारा तालिबान माइंडसेट भी है, जो ना तो हमारी जमहूरियत को ठीक होने देता है, ना हमारी मुआशियात को ठीक होने देता है, ना हमारे मुआशरे को ठीक होने देता है, ना हमें किसी भी लेवल पे तरक्की याफ्ता, वो जिसको समझते हैं कि ये तरक्की है, वो बुनियादी तौर पे तरक्की है नहीं। और मैं समझता हूँ वो माइंडसेट है जो अगेंस्ट इस्लाम है, अगेंस्ट को एजुकेशन है, अगेंस्ट एजुकेशन है, और उसको हमें हर हाल में यानी पाकिस्तान को और पाकिस्तानी हुकूमत को और रियासत को उसको पीछे धकेलना होगा। क्योंकि ये माइंडसेट अगर आगे रहा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जिस तरीके से तालिबान माइंडसेट चाहता है। सर, इससे अभी हमारे टॉपिक से इवन एजुकेशन के ऊपर आ गया, बेसिकली हमारा को एजुकेशन का टॉपिक था। तो यही बात आती है कि अगर हम को एजुकेशन की स्टडी करें, को एजुकेशन में पढ़ें, तो हमारा माइंडसेट इस तरफ जाएगा ही नहीं जिस वजह से एजुकेशन को रोका जाता है। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा है। अब देखें, मैं ये समझता हूँ कि हम एक और बात कर लेते हैं। हमारा जो चैनल है रोज़ एक्सेल,
ये बुनियादी तौर पे एजुकेशन चैनल है। मुझे बताएं कि ये इंक्लूसिव अप्रोच तो वहीं पे आ जाती है अगर हमारा प्रोग्राम है या एजुकेशन का कोई भी प्रोग्राम चल रहा है इसके ऊपर, तो वो जो घर में लड़के और लड़कियां बैठे देख रहे हैं तो बुनियादी तौर पे वो इक्वली यानी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक आप उनको इक्वली कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं रखेंगे चीज़ों की, तो उसमें आपको फिर तरक्की नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं मीडिया हो या अब तो खैर एजुकेशन जो है वो सिर्फ प्रेमिसेस तक महदूद नहीं रही। यानी ये नहीं है कि स्कूल है तो आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप तो टेली स्कूल्स भी हैं जिसमें आप जो है ना बेसिकली मीडिया जो है वो हमारे लिए एक स्कूल है और ग्लोबली स्कूल है एक, कि आप हर तरह के, अब आप इधर बैठे हुए बाहर की एजुकेशन आराम से हासिल कर सकते हैं। अब बाहर लोग जाते हैं एजुकेशन, पहले एक बात होती थी, एक ख्वाब होता था बाहर जाके तालीम हासिल करना। अब मीडिया ने इतना आसान कर दिया है तालीम हासिल करना कि आप जिसको बुरा भला कह रहे होते हैं वही आपको एडवांटेज दे रहा होता है। बिल्कुल सही है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए यूनाइटेड नेशन जो है ना 8 सितंबर को एक लिटरेसी डे मनाता है, और अगर यूनाइटेड नेशन जो सारी दुनिया के कंट्रीज़ आलमोस्ट उसके मेंबर्स हैं, तो वो अगर ये तालीम देता है कि वो ये कहता है कि भाई आप एक तो तालीम हासिल करें, और दूसरा ये है कि उस तालीम का एक बेहतर हिस्सा जो है ना वो को एजुकेशन की शक्ल में आप ज़्यादा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता कि ये नुकसानदेह होती को एजुकेशन, तो फिर अमेरिका तबाह हो चुका होता, यूरोप तबाह हो चुका होता, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना जो है ना हमसे ज़्यादा बैकवर्ड होते। अगर हम बैकवर्ड रह गए हैं, और इसका मतलब है कि हमारी अप्रोच का फ़र्क है, इसका मतलब हमारी सोच का फ़र्क है। इधर कुछ लोग अब इस बात से क्रिटिसाइज़ करेंगे कि जी उधर तो बेहयाई है। अगर यूँ देखा जाए तो वो एजुकेशन लेके बेहयाई है, तो इधर हम लोगों ने पर्दा करके कौन सा आगे चले गए हैं। नहीं, हाँ एग्जैक्टली आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। बुनियादी तौर पे आप देखें सूरत हाल ये है कि वहाँ पे यानी जो एजुकेशन थी या को एजुकेशन थी, उसके नतीजे में अगर उन्होंने कोई इन्वेंशंस किए हैं, अगर कोई तरक्की की है, ये बिजली से लेकर जहाज़ से लेकर और यानी दवाइयों से लेकर हर जगह तो उन्होंने की है। एक ज़माना था जब मुसलमान जो है वो रोशन ख्याल थे और उन्होंने बड़ी तरक्की की, दुनिया में फतूहात हासिल की। अगर मैं देख रहा था कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो दुनिया में बड़े यानी उन्होंने काम किया, और मैं कुछ की तफसील बताऊंगा। बुनियादी तौर पे इस्लाम जो है वो एक प्रोग्रेसिव मज़हब है, उसको रिग्रेसिव कर दिया गया है, उसको खाम खा यानी उस साइड पे लेके जाया गया है जहाँ पे हमारे अनपढ़ मखलूक ने ये समझा कि यही इस्लाम है। वो जो फंडामेंटलिस्ट आइडियाज़ के साथ आगे आ रहे थे। वही बात है ना, हमारे पास ना दुनियावी तालीम है और ना ही दीनी तालीम है। हमें जो कोई जो बता देता है ना, मौलवी हजरात जो बता देते हैं, हम उसी को इस्लाम मानना चाहिए। हम खुद से रिसर्च करते ही नहीं है कि हमारा दीन कहता क्या है। सही बात है। तो इसी तरह होता है कि जब तक आप खुद नहीं एक चीज़ को आगे करेंगे ना, तो दुनिया की बातें बहुत सारी होती हैं, हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है। तो खुद हर चीज़ में कदम रख के हमें हर मैदान को आगे लेके जाना होता है। देखिए एक ज़माना था जब हमारी अल अज़हर यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सब कॉन्टिनेंट में ये बड़े इदारे थे जो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब तो ज़ाहिर कंट्रीब्यूशन जो है वो हार्वर्ड करता है, MIT करता है, ऑक्सफोर्ड करता है, कैम्ब्रिज करता है, तो प्रेस्टन करता है। बात ये है कि ये किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि यहाँ पे यानी वो वाला जो कंसेप्ट लेके आया गया कि जी ये इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त देता है, इसकी नहीं देता है। हालांकि इस्लाम तो बहुत अमन का मज़हब और सबसे ज़्यादा तालीम पे ज़ोर देने वाला, और ख़वातीन की तालीम सबसे ज़्यादा अहम है इस्लाम में। उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम देखना ये चाह रहे थे कि हमारे जो स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े साइंसदान थे, देखें उसमें मैं देख रहा था कि इब्न सीना है, इब्न बहर है, इब्न ज़ोहर है, अबू हनीफ़ा है। अच्छा, इसी तरीके से इन लोगों ने जितना काम किया है, अब मैं इस लिस्ट पे देख रहा था। देखें ये अल फ़ाराबी जो है वो 872 से 950 तक था, और इसने यानी बहुत ज़्यादा काम किया मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में। इब्न बतूता ने बहुत काम किया, इब्न रुश्द ने काम किया जो प्लेटोज़ की रिपब्लिक और अरिस्टोटल पे काम करता। ख्वारज़मी अल ख्वारज़मी जो है वो भी 780 to 850 था।
कंसेप्ट अलजबरा का कंसेप्ट और न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट उसने दिया। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, अच्छा ये सारे वो कंसेप्ट थे जो मुसलमान साइंसदान उस वक्त कर रहे थे और यूरोप कुछ नहीं कर रहा था और हम बड़े तरक्की याफ्ता थे, इसलिए कि उस वक्त इस्लाम जो है उसको यानी नया नया आया तो वो तालीम पे जोर दे रहा था, तो इसलिए सही तरफ लोग जा रहे थे। अब तो लोगों ने अपनी मर्जी से उसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हुई है। एग्जैक्टली नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ कि उमर ख़याम एक शायर था और वो एट द सेम टाइम मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोनॉमर भी था। रुबायात ख़याम जो है ना वो बहुत मशहूर हैं। उसने ये 1048 से लेकर 1131 तक रहा और उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। जाबिर बिन हयान 722 से लेकर 804 तक था और उसने केमिस्ट्री पे और मेटलर्जी पे बहुत काम किया। तो इसी तरीके से दूसरे जो हमारे साइंसदान थे या थिंकर्स थे, इब्न सीना से लेकर सब ने अपनी अपनी जगह पे बड़ा रोल प्ले किया और ये इसलिए था कि इस्लाम ने बेसिकली एजुकेशन पे ज़ोर दिया और एजुकेशन हासिल कर रहे थे। अब हमने एजुकेशन से रूगर्दानी कर ली है, को एजुकेशन तो दूर की बात है, यहाँ पे यानी एजुकेशन को भी बुनियादी तौर पे अगेंस्ट इस्लाम समझा गया। ये बड़ी अजीब सी बात है और मैं समझता हूँ कि अगर को एजुकेशन हो जैसे यूरोप अमेरिका में, तो अर्ली चाइल्डहुड में ही आप उनके माइंड्स, उनकी जो यानी वो जो तालीम है उनको बहुत बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी आपकी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कुछ का नाम लिया जो मेल्स में आते हैं और काफ़ी पुराने। मैं आपको कुछ फीमेल्स के नाम 2 से 3 का बताऊंगी जो अभी रिसेंटली जिनको हम लोग जानते भी होंगे। इस तरह जैसा आपने मलाला यूसुफजई का नाम लिया, उन्होंने तालीम के लिए बहुत किया। इसी तरह आयशा मलिक है जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जज है। जी, अभी एक और भी खातून जज जो है ना पेशावर हाई कोर्ट से, वो भी एलिवेट हो गई है। तो ये सिर्फ तालीम की वजह से ही है कि अगर औरतों को तालीम में दें तो वो बहुत कुछ आगे कर सकते सही हैं। बात है। इसके साथ ज़ारा नईम डार हैं जिन्होंने रिसेंटली ACCA में फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनका भी काफ़ी ACCA टॉपर रही हैं। तो बहुत सारी दुनिया है जो माशाल्लाह मतलब बड़े फील्ड में खवातीन जो है ना काम कर रही है। मुल्क को आगे लेके जाने में निगार जौहर 3 स्टार कर्नल। एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। तो नाजरीन बात यह है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के बाद को एजुकेशन कोई गैर इस्लामी नहीं है, गैर इस्लामिक कंसेप्ट नहीं है। तो खुदा के लिए इस कंसेप्ट को जो है ना वो ठीक करें और हम ये समझते हैं को एजुकेशन के फ़वाइद ज़्यादा हैं और नुकसानात कम हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और रिमशा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।